चलिए चलते हैं हम लोग अगले पार्ट 3 पे। हम लोग का सीरीज चल रहा था वास्तविक संख्या 10th क्लास का चैप्टर 1। पार्ट 2 में बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग जो है किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सोल्व कर रहे थे, कैसे एचसीएफ निकाले थे, इसके बारे में पार्ट 2 में अच्छी तरह से बता चुके हैं। पार्ट 3 में खास करके इस बात पर चर्चा करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग आगे किस तरह से सम विषम को सिद्ध करेंगे, कौन सम है कौन विषम है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए कुछ पार्ट पहले कुछ चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि सम विषम आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है पूरा। तो देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, दर्शाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप क्या होता है। उदाहरण 3 उदाहरण 2 कहता है कि दर्शाएं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो इसमें चलें तो पहले जानते हैं सम और विषम। पूर्णांक की अगर हम बात करें, पूर्णांक की अगर हम बात करें तो पूर्णांक दो तरह के बताए थे। एक हम बताए थे धनात्मक और एक बताया था ऋणात्मक। धनात्मक सम पूर्णांक की हम बात करते हैं तो 0 अगर हम लिखते हैं तो इस साइड 0 के इस साइड जितना भी संख्या जाता है वो धनात्मक होता है, और 0 के इस साइड जितना भी संख्या आता है वो ऋणात्मक होता है। तो अगर हम देखें कि धनात्मक की बात करते हैं, तो धनात्मक में आ जाएगा 1 2 3 4, इसको धनात्मक ही रहने देते हैं, धनात्मक लिख देते हैं, धनात्मक, और इस साइड ऋणात्मक लिख देते हैं, ऋणात्मक। चलिए देखिए 4 5 ऐसे कर के इन्फिनाइट तक जो जाता है वो धनात्मक पूर्णांक है। और इस तरफ जो आता है -1 -2 -3 -4 ऐसे करके जो बढ़ते चला जाए डॉट ऐसे करके माइनस इन्फिनाइट तक, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरह से तो ऋणात्मक और धनात्मक की बात कर लिए, लेकिन एक पॉइंट और अगर हम वो जाने आगे की ओर तो देखते हैं कि अगर कोई भी सम में, इसी में देखें तो कुछ सम है जैसे कि 2 4 आगे 6 आएगा 8 आएगा, ऐसा कर क्या है ये सम है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें चलेगा धनात्मक सम पूर्णांक और यहाँ पर जाए धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक सम पूर्णांक की अगर हम बात करें तो सम पूर्णांक में अगर हम देखेंगे तो 2 4 6 8 10 ऐसे करके जो बढ़ते जा रहा है ये सब क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन वही अगर हम लोग विषम पूर्णांक में बात करते हैं, माइनस 1 2 3 4 हटा देंगे और ये हट जाएगा, 3 5 7 9 11, इस तरह से जो बढ़ते जाएगा
ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। तो धनात्मक सम में अगर किसी संख्या से गुना करते हैं, धनात्मक सम में अगर किसी संख्या से, मान लेते हैं 2 लेते हैं और 2 में अगर हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं, मान लें 1 से लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, सम हो जाता है। इसके मतलब कि सम संख्या में सम गुने पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक से अगर हम गुना करते हैं, धनात्मक होना चाहिए, तो क्या होता है, सम होता है। बस समझे। लेकिन अगर हम सम में अगर विषम जोड़ते हैं, तो विषम हो जाता है। बात समझ गए। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम विषम में कोई संख्या से गुना करते हैं, सम हो या विषम हो, तो सम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन अगर विषम में कोई पूर्णांक से गुना करते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक से, तो हो सकता है सम भी आए, विषम भी आए। अगर विषम से करेंगे तो विषम आएगा, सम से करेंगे तो सम आएगा। तो डिपेंड करता है यहाँ पे पूर्णांक है क्या, सम है या विषम है। ठीक है। तो एक कंडीशन तो नहीं कभी बनता है इस क्वेश्चन में, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, इस पे बात चलता है। तो इतना अगर क्लियर होगा तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे शायद यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको मिटाने पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि अगर हम लोग कहें कि यूक्लिड विभाजन यहाँ पे यूज कैसे है उसका, प्रमेयिका का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता क्या है कि अगर दो गो कोई धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी दिया रहे, 2 धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी का है दिया रहने पर 2 अद्वितीय पूर्णांक या पूर्ण संख्या बी ए बी यानी क्यू एवं आर विद्यमान होता है। बात समझे। अगर कोई 2 को पूर्णांक दिया रहे तो Q एवं R का रहेगा, विद्यमान रहेगा, और हमेशा एक क्वेश्चन कहता है तो Q और R विद्यमान हो, तो इसके मतलब विद्यमान होता है। इसीलिए A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे क्या होता है कि 0 से बड़ा या बराबर होता है R और R से बड़ा क्या होता है B। इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। 0 से बड़ा या बराबर अगर हम R कहते हैं और R से बड़ा B कहते हैं, अगर हम B का वैल्यू यहाँ लेते हैं 3 या 4 कुछ भी लेते हैं, इसके मतलब कि 0 से बड़ा या बराबर हो जाएगा R और R से बड़ा हो जाएगा 3, B का वैल्यू 3 ले लिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा R का। बात समझेंगे ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0 से बड़ा भी हो सकता है R, बराबर भी हो सकता है R। इसके मतलब कि R का मान जो होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है, 3। अच्छा 3 लिखे हैं, इसका मतलब कि 3 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 का है, r से बड़ा है, इसका मतलब कि 3 नहीं होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अगर यहाँ कहता है, अगर इसके जगह पर कुछ और लिख देता, मान लेते ऐसा नहीं रहता, कुछ और दिया रहता, कहता कि 0 से बड़ा है r से बड़ा है 3, तब क्या करते हैं? तो 0 से बड़ा है यार, इसके मतलब कि r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा करते जाते चलेगा। लेकिन 0 से बड़ा तो है r, लेकिन r से बड़ा 3 है, इसके मतलब कि r का वैल्यू यहाँ तक रहेगा। बात समझ गए? अगर आगे कह देता कि 0 से बड़ा है r और r से बड़ा या बराबर है b, इसके मतलब कि 0 से बड़ा हो जाएगा r, 0 से बड़ा हो जाएगा r और r से बड़ा हो जाएगा 3, तब या बराबर हो जाएगा 3, ये कंडीशन अगर चलता, तब यहाँ क्या करते हैं कि r का वैल्यू जो है 0 आता, 0 से बड़ा है r ना, तो 0 नहीं रहता, 1 रहता, 2 रहता और 3 भी होता। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो बराबर हम ले लिए 3। ऐसे कंडीशन आगे बनेंगे तो इसी बात को हम लोग चर्चा इसी बात पे इसीलिए कर लिए कि आगे इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले उदाहरण 2 को बनाते हैं। उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 हल। उदाहरण 2 का हल क्या कहता है कि दर्शाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक कैसा समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। q क्या है? एक पूर्णांक है, यानी q का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ से दिख रहे हैं कि 2q + r यानी bq + r की तरह हमको दिख रहा है। 2q + r bq + r सेम लग रहा है ऐसा। तो इसमें कौन सा प्रमेय लगाएं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब लगाते हैं तो बात समझिएगा। पहले लैंग्वेज लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिया रहने पर 2 अद्वितीय पूर्णांक q एवं r क्या होता है? विद्यमान रहता है। इसीलिए a बराबर bq + r लिखते हैं, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा होता है b। तो इसमें देखते हैं कि 2q + r है, 2q + r है, 2q + 1, 2q ऐसे करके। तो 2q कहने का मतलब कि 2 और q, इसके मतलब कि b। तो b का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। जब b का वैल्यू 2 दे दिया है तो अब तो इस पर हम चल सकते हैं। तो b का वैल्यू 2 दे दिया है, a का वैल्यू निकालना है और a के लिए हम जानते हैं a बराबर bq + r होता है। तो करते हैं। a बराबर क्या होता है? bq, यानी bq मतलब क्या? 2q प्लस r। तो 2q + r, तो यहाँ हम कंडीशन जानते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर होता है r और r से बड़ा क्या होता है? b। b का वैल्यू क्या है? 2 है। इसके मतलब कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r से बड़ा क्या होगा? 2, क्योंकि 2 b का वैल्यू है। तो r का जो यहाँ वैल्यू आएगा 0 होगा, 1 होगा का 2 होगा? नहीं, क्योंकि 2 का है बड़ा है, तो 0 1 होगा। तो अब हम 0 और 1 को कंडीशन लेकर a का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। r बराबर 0 रखने पर पहला, r बराबर 0 रखने पर a बराबर
2q प्लस का है 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q। फिर दूसरा कंडीशन बनता है r बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ a बराबर 2q प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a बराबर 2q प्लस 1 और a बराबर 2q प्लस 0। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए वो संख्या हम जानते हैं कि क्या होता है सम होता है। तो बताइए 2q 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। और अभी हम बताए हैं कि सम गुणे कोई भी पूर्णांक बराबर का होता है सम, ठीक है। और यहाँ पे है एक और बताते हैं कि सम प्लस विषम बराबर का होता है विषम। इसके मतलब कि 2 सम है और 2 में q से गुना करें तो भी सम ही हो रहा है, और 1 जोड़ेंगे तो विषम है, तो सम और विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा। इसका मतलब कि a विषम है और ये क्या है सम है। तो ऐसे तो लिखेंगे तो काम चलेगा नहीं। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ऐसे लिखने में हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन इसके लिए यूज करते हैं वर्ड, क्या है लिखेंगे कि 2q एक सम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये विषम है, तो इसको लिखेंगे 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। सिद्ध हुआ, दर्शाना ही तो था। काम खत्म। दिख रहा है कि नहीं पर देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, सही है। तो हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो 3 भी वही करेंगे। चलिए वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम 3 पे चलते हैं। उदाहरण 3 देखते हैं। 3 कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कर देते हैं कि दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो चलिए बनाते हैं इसको, बस समझिएगा। यहाँ पे एक ध्यान देना कि 4q है, इसके मतलब b का वैल्यू क्या है 4 है, तो b का वैल्यू यहाँ क्या मान लेंगे 4। जब b का वैल्यू 4 हुआ तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी तो बताए थे r का वैल्यू यानी a बराबर हो जाएगा 4q प्लस r। तो r बराबर क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होता है r, और r से बड़ा क्या होता है b। इसके मतलब कि 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा b का वैल्यू क्या है 4। इसके मतलब कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। तो चलिए यहाँ चलते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन कहता है कि a बराबर, पहले तो r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 0 है ना होगा। फिर दूसरा कंडीशन बनता है r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। फिर तीसरा कंडीशन बनता है r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर 4q प्लस 2।
फिर चौथा कंडीशन बनता है r बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर 4q प्लस 3। 3 कंडीशन बना। तो इसमें देखेंगे कि कंडीशन 1 और कंडीशन 3 जो है वो कहीं ना कहीं सम है और बाकी सब क्या है, विषम है। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 3 2 से विभाज्य है, इसीलिए यह धनात्मक समपूर्णांक है। धनात्मक समपूर्णांक है, लेकिन समीकरण 2 एवं 4, 2 को देखें, 1 है तो विषम है, 3 है तो विषम है। 2 एवं 4 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह एक विषम पूर्णांक है। सिद्ध हुआ। बात समझे? एक कंडीशन बना, तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, प्रश्न वाले 1.1 का 2। चलिए, इसमें देखते हैं ये क्या कहता है। कहते हैं दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे 6q है, इसके मतलब कि b का मान क्या है, 6 है, तब ना 6q है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r। जब 6q + r हो जाएगा तो r बराबर क्या होगा, तो r का जो वैल्यू हो जाएगा, हम जानते हैं कि 0 से 12 या बराबर होता है r, और r से 12 क्या होता है, b है, तो मतलब कि 6 होगा। इसका मतलब कि r का जो वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, 6 तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन हम लेके चलते हैं, r के पहले वैल्यू 1 में क्या रखेंगे, r बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, b का मान 6 है तो 6q + 0। दूसरा कंडीशन लेते हैं, r का वैल्यू 1 रखते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 1। तीसरा कंडीशन लेते हैं, r बराबर 2 रखते हैं, तो a बराबर 6q + 2। चौथा लेते हैं, तो r बराबर 3 रखते हैं, तो a बराबर 6q + 3। पाँचवा r बराबर 4 रखते हैं, a बराबर 6q प्लस क्या है, 4। छठा r बराबर 5 रखते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 5। अब तो है नहीं, खत्म हो गया r। तो देखिए समीकरण 1, 3 और 5 ये सम है, क्योंकि 1 देखिए
6 है तो 6 कितना से 2 से कटता है। 3 देखिए 6 प्लस 2 है तो 6 2 से कटता है, 2 भी 2 से कटता है। 5 6 प्लस 4 है, 6 भी 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है। तो समीकरण 1 3 5 2 से विभाज्य है, लिखेंगे समीकरण 1 3 एवं 5 2 से विभाज्य है, इसीलिए यह सम संख्या, सम धनात्मक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है। लेकिन समीकरण 2 4 6 समीकरण 2 4 एवं 6 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से लास्ट में लगभग लिख लेंगे। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला वीडियो हम लोग का रहेगा पार्ट 4, और पार्ट 4 में खास कर देखेंगे कि वर्ग आएगा इसी में, तो उसको कैसे प्रूफ करें। वर्ग का पूर्णांक होगा, फिर घन का होगा, इसको लेकर चलेंगे पार्ट 4 में। ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 में लेके चलेंगे, और कोशिश करेंगे पार्ट 4 में आप लोग का प्रश्नावली 1.1 ख़त्म हो जाए, फिर पार्ट 5 में चलेंगे। तो ठीक है, आज तक ये हैं, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।